जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है समाधान स्टडी यूट्यूब चैनल में। और गाइस, कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए आइए सेशन का आगाज़ करते हैं। सभी साथियों को गुड इवनिंग, राधे राधे, नमस्कार। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही अच्छा एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ और ऑलमोस्ट जो है आप लोग यहाँ से अधिक क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए आइए, आप सभी के लिए आपका सेशन स्टार्ट हो चुका है। आज कुछ बेसिक जानकारी दूंगा और कुछ जो है 10 से 15 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। इस सेशन में बहुत ही मज़ा आएगा आपको इस सेशन को लेने के बाद। तो चलिए देखिए, और आप लोग सभी साथी से चाहूँगा मैं कि सेशन को शेयर जरूर करिएगा। अधिक से अधिक आप सभी साथी सेशन को शेयर करिएगा ताकि यहाँ पर जो है बच्चा सीख पाए, समझ पाए। ओके, वेरी गुड। तो चलिए देखिए, आइए स्टार्ट करते हैं आज का यह बेहतरीन, आज का यह महत्वपूर्ण सेशन। तो देखिए हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग जो है लाइट, प्रकाश से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं और आपके समक्ष जो है ये क्लास देख रहे हैं। पहले तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है। तो जो आपका ऑप्टिक्स है वह भौतिक की वह शाखा होती है जो प्रकाश, जिसमें प्रकाश की प्रकृति एवं गुणों का अध्ययन किया जाता है। क्या होता है? जिसमें प्रकाश की, ठीक है, प्रकाश के गुण और उसके जो है अध्ययन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश की कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग प्रकाश की कहते हैं। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद इसके बाद देखिएगा, जो आपका प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। क्या प्रकाश का परावर्तन आपको एग्जाम में पूछ सकता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो देखिए साथियों, सभी लोग ध्यान दीजिएगा और सभी लोग नोट करिएगा कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। तो प्रकाश के परावर्तन से रिलेटेड आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो ये क्या होता है? पहली बात तो आपको आना चाहिए कि जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम से चलकर एक परिसीमा या दो माध्यमों को अलग करने वाली सीमा होती है, पर जो है आपतित किरण उसी माध्यम में पुनः वापस लौट जाती है। मतलब ये एक समतल किरण है, यह आपतित किरण है। जैसे ही टकराई ये फर्श पर, यह परावर्तित हो जाती है और इसके बीच में एक अभिलंब होता है। जो आने वाली रे है उसे I1 I से डिनोट करते हैं और जाने वाली की जो परावर्तन होती है उसे हम लोग R से डिनोट करते हैं। ये आप लोग को ऑब्वियसली पता होना चाहिए और पता है भी। देखिए यहाँ पर डायग्राम में आपको लिखा हुआ समझ आ रहा है। जो खड़ा है वह क्या है? एक अभिलंब है। यह आपतित किरण है, यह परावर्तित। जैसे कि यह आपका जो है एक समतल है। यहाँ पर जैसे ही कोई, क्योंकि नीचे में हम लोग क्या करेंगे? पॉलिश कर देंगे। नीचे में पॉलिश हमने इसे कर दिया है, आप लोग देख रहे हैं। नीचे में पॉलिश किया गया है। जैसे कि आपके पास मिरर भी होगा, मिरर पीछे से क्या पॉलिश है। जब भी आप लोग मोबाइल का टार्च हो या फिर प्रकाश हो उससे गुजारते हैं तो क्या आर पार गुजर जाता है कि नहीं? क्योंकि पीछे से उसमें पॉलिश किया होता है। तो पॉलिश करने किया होने के बावजूद वो आपका जो किरण है वहाँ से जो निकलेगी वह क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। वो क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। चलिए अब आते हैं आगे, समझ चुके होंगे। अब इसमें कुछ नियम्स भी होते हैं, ये नियम्स हमें ध्यान रखना है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों ही एक ही समतल पर होते हैं। आप लोग देख लीजिए, ये एक ही समतल पर है। क्या ऐसा तो नहीं है कि देखिए ये इधर जा रहा हो, ये इधर जा रहा हो? कोई ऐसा हो रहा है? ये कि यहाँ से टकराई फिर ये यहाँ से निकली, ऐसा नहीं है ना। एक ही बिंदु पर है। आप लोग देख लीजिए, यही बोल रहा है। आगे देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है। देखिए आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर है कि नहीं? ये दोनों एंगल ही बराबर है। देख रहे, जितने वेव्स आएगी उतनी वेव्स टकरा कर रिटर्न हो जाएंगी। अब देखिए आगे चलते हैं और कुछ कंसेप्ट आपके समक्ष है यहाँ पर। क्या सर जी? कि परावर्तन के नियम सभी प्रकार के गोलीय पृष्ठों के साथ साथ सभी प्रकाश के परावर्तक पृष्ठों के लिए लागू होते हैं। यह भी आपको ध्यान रखना है। प्रकाश के परावर्तन के पश्चात प्रकाश का वेग, तरंग दैर्ध्य और आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, जबकि तीव्रता क्या होती है? घट जाती है। तीव्रता क्या होती है? घट जाती है। आपको ध्यान रखना है। यदि आपतित किरण परावर्तक सतह के लंबवत हो तो, ठीक है, परावर्तक जो आपकी आपतित किरण है वह परावर्त सतह के लंबवत हो तो आपतन कोण का मान 0 होगा। ठीक है, ये जो आपतन कोण ये वाला बनेगा ये क्या होगा? 0 होगा। ये आपको पता होना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है कि इसमें प्रकाश की किरण किसी मार्ग से क्या होती है? आपतित होती है
तो जो होता है आपका परावर्तक सतह से परावर्तित होकर उसी मार्ग पर क्या हो जाती है, वापस लौट जाती है। ये आपको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको जो है और कुछ जान लेते हैं प्रतिबिंब क्या होता है। ठीक है बच्चा, प्रतिबिंब मतलब क्या होता है, सब ये आपका इमेज क्या होता है, इमेज कहाँ बनता है, कैसा बनता है, ये सब कुछ जानेंगे। तो किसी बिंदु, ठीक है सर, ये पीपीटी आपको ध्यान रखना है, या तो नोट डाउन भी आप लोग कर सकते हैं कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें जो है दर्पण से परावर्तित या लेंस से अपरावर्तन के बाद किसी बिंदु पर मिल जाती है और यह बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है और इसे उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते सर, इसे ही उस बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कितने सर जी, प्रतिबिंब जो बनते हैं वह दो प्रकार से होते हैं। देखिएगा कौन कौन सा प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब एक होता है और दूसरा सर जी होता है आपका काल्पनिक, जिसे हम लोग आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। कितने प्रकार से होता है सर जी, दो प्रकार से होता है। एक होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक, दो प्रकार के होते हैं। अब वास्तविक और काल्पनिक दोनों में क्या डिफरेंट होता है, यह भी हमें जानना जरूरी है। और मैं आप सभी से साथियों से चाहूँगा कि आप लोग जो है ध्यानपूर्वक सुनिए, जब क्वेश्चन आएंगे तब आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। अभी सारा का सारा कंसेप्ट सुनिए, समझिए क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ से आया है, कैसा है, सब कुछ जानेंगे। फिजिक्स है, रटना नहीं है, समझना है, सीखना है, फिर हम लोग अच्छा कर पाएंगे। देखिए आपको ध्यान रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो देखिए वास्तविक प्रतिबिंब के बारे में जानते हैं पहले तो, कि बिंदु स्रोत से आती हुई, ये देखिए बिंदु यहाँ से आती हुई, स्रोत से आती हुई किरणों को परावर्तन या अपवर्तन के बाद वास्तव में मिलने से यह बनता है। कैसा बनता है, यह वास्तविक रूप से दोनों किरणों के मिलने से ही बनता है। और बात करते हैं आपका आभासी, तो ये आभासी मतलब आपको पता है कि ये नहीं बनने वाला है, वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है हमेशा ही। वास्तविक प्रतिबिंब आपने अपने रेटिनाओं पर देखा होगा, आपका जो चित्र है आपको दिख तो सही रहा है, पर जो आपके रेटिना पर जो चित्र बनता है वो वास्तविक और उल्टा ही बनता है। अब देखिए वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है जो आभासी प्रतिबिंब है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, पर जो है वास्तविक जो है, हम लोग वास्तविकता में जी रहे हैं तो हम लोग इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। जी हाँ सर, यह वस्तु से बड़ा, छोटा या आकार में कुछ भी हो सकता है। और बात करते हैं ठीक है कि यह वस्तु से छोटा या बड़ा हो सकता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। यह जो है आप जो है यह आपका यह अवतल दर्पण या उत्तल लेंस के द्वारा निर्मित होता है। कौन सा, वास्तविक और आभासी की बात करें तो आभासी है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, आपका उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, इन सभी से आभासी का मतलब ही होता है कि हम लोग आभास करते हैं कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, पर हम लोग वास्तविकता में जीना पसंद करते हैं। ये इसका कंसेप्ट आप लोग सीख चुके हो, समझ चुके होंगे। दर्पण की बात करें ठीक है, जो मिरर होते हैं, मिरर देखते हैं क्या होते हैं। मिरर आपके पास दो प्रकार के होते हैं। क्या कहा सर जी, मिरर आपके पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल और एक कौन सा होता है सर जी, बताइए जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में। एक तो हम लोग समतल पढ़ेंगे और दूसरा कौन सा सर जी, आपका पढ़ेंगे दर्पण। एक तो समतल और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, गोलीय दर्पण। दोनों पढ़ेंगे। तो समतल के बारे में कुछ जान लेते हैं कि प्लेन मिरर क्या होता है, कि इसका परावर्तक सतह समतल होता है और इस जो है दूसरे सतह को क्या करता है, यह रज्जित कर दिया जाता है, जिस पर सिल्वर पारा या फिर लेड की परत चढ़ा दिया जाता है। ये आपको पता होना चाहिए। जो पॉलिश करते हैं ना हम लोग, वो पॉलिश कैसे करते हैं सर जी, उस पॉलिश में क्या होता है, एक तो आपका सिल्वर होता है, एक तो आपका पारा होता है, एक तो आपका लेड होता है। ये तीन चीज़ें होती है इसके अंदर। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर बनती है और दर्पण की जो है प्रकाशीय क्षमता शून्य होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है। काफ़ी शानदार, काफ़ी महत्वपूर्ण कंसेप्ट है, एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है बच्चा, और बाकी का जो थ्योरी है कल कंप्लीट करेंगे।
देखिए अब कुछ क्वेश्चन आपके समक्ष आ चुके हैं, जरा देखिए कौन कौन से क्वेश्चन है और कितना इम्पोर्टेंट है एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए। तो देखिएगा पहला क्वेश्चन बच्चा आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि बंद कमरे की खिड़की में एक छोटा छिद्र कमरे से बाहर की वस्तुओं का कमरे की सामने की दीवार पर उल्टा प्रतिबिंब बनता है, इसका कारण क्या है। तो बच्चा सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रकाश का ऋतुरेखीय संचार, मतलब अगर आप सभी साथियों का बी आंसर है, मतलब आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर लगाया है, करेक्ट आंसर प्रेस किया है। क्या है? बी आंसर करेक्ट है। क्या यही आंसर है क्या? देखिए साथियों सभी को ध्यान रखना है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, प्रकाश हमेशा ही हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। और प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस में होती है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, 10 पर चलिए 3 × 10⁸ की पावर होती है, ठीक है। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि प्रकाश प्रस्थ होता है, ध्वनि धैर्य होती है, मैंने आपको कई बार बताया है अगर आप लोग हमसे लाइव हैं। प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों का बना होती है, और जो छोटे छोटे जो पैकेट होते हैं उसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। क्या कहते हैं सर जी? उसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। यह भी हमें ध्यान रखना है, यह भी हमें ध्यान रखना है, यह भी हमें याद रखना है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। प्रकाश कैसी होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। ये भी हमें ध्यान रखना है, ये भी हमें याद रखना है। चलिए आते हैं जरा अगले क्वेश्चन की ओर। सारे को जो है भाई जो है चलिए क्वालिटी वाले क्वेश्चन है। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण से सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? क्या बोला है कि पूर्ण सूर्य ग्रहण से सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोई भी भाग नहीं, आपका किरीट जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं, वर्णमंडल जिसे हम लोग जो है, या फिर प्रकाश मंडल। तो गाइस नोट करना, सभी लोग ध्यान रखना, ये किरीट वाला जो पार्ट है वो दिखाई देता है, वो दिखाई देता है। अब इसमें आपको 2 कंसेप्ट मैं बताऊंगा और बहुत ही मज़ा आएगा सर, बहुत ही मज़ा आएगा। देखिए सर जी यहाँ पर क्वेश्चन समझने के पहले आपने सूर्य पर ग्रहण और जो है सूर्य और चंद्रमा पर ग्रहण पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा होगा तो आप लोग पढ़ लेंगे। सूर्य पर ग्रहण कब लगता है, चंद्रमा पर ग्रहण कब लगता है, दोनों ही बातें आपको ध्यान रखना है, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला है। चंद्रमा पर ग्रहण की बात करें, सूर्य ये हो चुका है, ठीक है सर जी, ये सूर्य हमें प्रकाश दे रहा है, ये चंद्रमा है। जब भी सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाएगी तो भाई साहब सूर्य का प्रकाश तो पूरा पृथ्वी ले लेगा, तो चंद्रमा पर तो प्रकाश जाएगा ही नहीं। तो ऐसी कंडीशन में सर जी चंद्रमा पर ग्रहण लग जाएगा। ऐसी स्थिति में चंद्रमा पर ग्रहण लग जाएगा और पृथ्वी पर क्या होगा, पूर्णिमा होगी। क्या होगी सर जी? पूर्णिमा होगी। और हम लोग जो है पूर्णिमा के दिन क्या क्या करते हैं भाई साहब, बहुत कुछ करते हैं, समझ चुके हैं। अब इसके ही अपोजिट क्या होता है कि जब आपका, अब क्या बोल रहा है बच्चा, ये दोनों दोस्त थे पृथ्वी और चंद्रमा। अब भाई साहब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ चुकी है, तो अब क्या होगा भाई साहब, चंद्रमा भी बोलेगा कि रुक बेटा, अब मैं भी तुम्हारे बीच में आऊँगा। तो इस तरीके से जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में चले जाता है तो इस स्थिति में पृथ्वी पर क्या होगी, अमावस्या होगी, क्योंकि प्रकाश ही नहीं आएगा। वैसे प्रकाश ही नहीं आएगा, इसका मतलब तो सर जी अमावस्या होगी। समझ चुके हैं दोनों, उसको हम लोग कहते हैं सूर्य पर ग्रहण लगने। ठीक है, दोनों कंसेप्ट समझ चुके होंगे आप लोग बहुत ही अच्छे से, और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया हमने आपको। आते सर जी नेक्स्ट की ओर, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? चलिए भाई साहब बताइए, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक होता है, और मैंने अभी ही आपको बताया था कौन कौन सा जी, एक तो आपको वास्तविक और आभासी, दोनों ही मैंने आपको बता रखा है। साथियों नोट करना है, सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जो समतल दर्पण है जिसमें हम लोग पेंट लगाते हैं, पीछे की ओर पेंट लगाते हैं ना, ताकि जो है रिफ्लेक्शन ना हो, तो इसी पे जो है आभासी होता है। क्या भाई साहब बी आंसर लगाया आप लोगों ने? क्या सभी साथियों ने बी आंसर लगाया है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक और जो है जो है क्या होगा, काल्पनिक होगा और आभासी होगा? क्या भाई साहब यही आंसर लगा रहे हैं?
क्या यही आंसर है क्या साथियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर चूज़ किया आप लोगों ने। चलिए आगे चलते हैं। और समतल दर्पण क्या होता है? परावर्तक सतह पर समतल ही होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए सर जी आगे समझते हैं। और हर एक क्वालिटी और हर एक क्वेश्चन में आपको कुछ न कुछ एक नया कंसेप्ट सीखने को मिलेगा और भाई साहब बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को। देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई आपको बोला है। क्या बोला है? समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई के लिए बोला है भाई साहब। बताइए, देखिए व्यक्ति की लंबाई के बराबर होती है, व्यक्ति की लंबाई से थोड़ा अधिक होती है, व्यक्ति की लंबाई से या व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए और व्यक्ति की लंबाई की 1/4 होनी चाहिए। बताइए साथियों क्या आंसर हो सकता है? कितना बच्चा सही कर पाएगा? भाई साहब मज़ा आना चाहिए इस क्वेश्चन में। एक बार तालियां बजा दीजिए आप लोग कि हाँ सर मज़ा आ चुका है, मज़ा आ चुका है। क्या साथियों आप सभी लोगों ने सी आंसर प्रेस किया है क्या? कि व्यक्ति की लंबाई जो है आधी होनी चाहिए। क्या होगा? व्यक्ति की लंबाई आधी होनी चाहिए। क्या भाई साहब सी आंसर आप सभी का आ रहा है क्या? अरे सी वाले तो बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाएंगे। आप लोगों को बच्चा ध्यान रखना है। अब कुछ 2-3 कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगा गोली की तरह, सभी लोग ध्यान दीजिए। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता प्लस होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता नोट कर लीजिए बच्चा, एग्जाम में कहीं ना कहीं टकराने वाला क्वेश्चन है। आवर्धन क्षमता की बात कर ले तो सर जी +1 होती है। समतल दर्पण की आवर्धन क्षमता क्या होती है सर जी? +1 होती है, पॉजिटिव होती है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है सर जी? उतना ही बड़ा होता है जितना कि वस्तु का होता है। ठीक है, मतलब आप लोग देखिए क्या होता है यहाँ पर, आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या सर जी? समतल दर्पण, ठीक है, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वह वस्तु जितनी बड़ी होगी उतना ही बनेगा। ठीक है, और समतल द्वारा जो समतल दर्पण है उसका जो फोकस दूरी होती है वह अनंत पर होती है। और मैंने अभी आपको बता दिया है समतल दर्पण की, ठीक है, क्या जो है समतल दर्पण की फोकस दूरी यफ जो फोकस दूरी को दर्शाते हैं वह अनंत इन्फिनिटी पे बनती है। इतना आपको ध्यान रखना है भाई साहब, मज़ा आ जाएगा अगर इतना आप लोगों ने याद रख लिया है तो। आगे चलते हैं, कुछ एक बेहतरीन सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल तो आपको बनना ही चाहिए जब हमने कंसेप्ट पढ़ रखा है। तो बताइए कितना बच्चा सही कर पाएगा भाई साहब? जी हाँ सर, बहुत बढ़िया। कि यदि आप समतल दर्पण की ओर 10 मीटर प्रति सेकेंड 10 सेकेंड पर सेकेंड के वेग से 10 सेंटीमीटर, ओके ये सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड के वेग से जा रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब आप की जो है आपकी ओर कैसा वेग से बनेगा? अरे भाई साहब अभी तो मैंने आपको समझाया है। क्या सर जी? अभी ही तो मैंने आपको समझाया है, अगर आपको ध्यान हो तो ज़रा सभी लोग ध्यान दीजिएगा। ये आपका मिरर है, ठीक है सर जी, कुछ कंसेप्ट आपको बताते हैं। ये आपका मिरर है, तो जो ये यू है, ठीक है साथियों, ये यू है, तो हमेशा ही आपको ध्यान रखना है कि जो ये हमेशा ही दुगुना बनता है। जो इधर जो प्रतिबिंब आपका बनने वाला है वो हमेशा 2u बनेगा। कैसा बनेगा सर? 2u बनेगा, यह ध्यान रखना है। इसलिए आपने देखा होगा, जिम में देखा होगा कि चारों तरफ क्या लगाए जाते जी? मिरर लगाए जाते बड़े बड़े, ताकि आपका जो बॉडी है या फिर जो आप लोग जिम में कसरत करते हैं तो आपको क्या दिखे? दुगुना दिखे, बड़ा बड़ा दिखे। इसलिए जो है हम लोग जो है जिम के अंदर या फिर और कुछ वर्कशॉप के अंदर क्या लगाते हैं? मिरर लगाते हैं, ताकि वो आपको ऐसा लगे कि आपकी बॉडी बन चुकी है, आपकी बॉडी फूल चुकी है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा क्या 20 जो है सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है, ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। और कल वाली क्लास में भाई साहब यही वाला कंसेप्ट मैं आपको बताऊँगा जो भी मैंने आपको बता रखा है। ओके, देखिए क्या बोला है कि यदि व्यक्ति दर्पण की ओर x मीटर प्रति सेकंड के वेग से दौड़ता है तो उससे जो है अपना प्रतिबिंब 2 मीटर प्रति सेकंड के वेग से
क्या होता है, दौड़ता प्रतीत होता है। यही समझ चुके हैं ना आप लोग क्या है कि अगर ये एक्स जाएगा तो इधर 2x होगा। ये आप लोग को ध्यान रखना है हमेशा हमेशा। कल इस कंसेप्ट के ऊपर हम लोग पूरा चर्चा करने वाले हैं। देखिए आते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारे या कमरे की जो है अगल बगल की 2 दीवारों पर समतल दर्पण लगे हैं। कमरे की 2 दीवारों पर अलग अलग समतल दर्पण लगे हुए हैं और जो है आप कमरे में हो तो आपको दिखाई देने वाले प्रतिबिंब की संख्या आपको बताना है। चलिए बताइए। तो देखिए सभी लोग ध्यान दीजिएगा क्या आंसर होगा, कैसा आंसर, क्या आंसर कर पाएंगे। तो आप लोगों ने अगर लगाया अनंत, क्योंकि मैंने अभी आपको कंसेप्ट बताया है, ठीक है साथियों, अभी मैंने आपको कंसेप्ट बताया है अनंत वाला, तो ये आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके चलिए वेरी गुड, काफ़ी बच्चा बिल्कुल सही कर पाया होगा। जितना बच्चा तो रेगुलर है भाई साहब सभी ने सही ही कर लिया होगा। समझ में आया आप लोगों को, बताइए किसी को दिक्कत। देखिए कंसेप्ट देख लेते हैं हम लोग क्या होता है। ठीक है सर, कंसेप्ट देख लेते हैं क्या होता है, आपको पता होना चाहिए क्या होता है सर जी, कि 2 समतल दर्पण के बीच की जो अनंत दूरी होती है, 2 समतल दर्पण के बीच की दूरी क्या होती है, अनंत होती है। ये क्या होता है, n बराबर 360/0। तो जब भी नीचे 0 आया है मतलब ये इन्फिनी होता है। इसका आंसर बिल्कुल आप लोग सिद्ध नहीं कर पाते हैं। ठीक है, समझ चुके हैं कि जब भी आपका नीचे 0 आएगा तो अनंत ही होगा, अनंत ही होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण जो है कौन सा होगा, आवश्यक दर्पण कौन सा होगा, ज़रा बताइएगा क्या हो सकता है और कितना बच्चा बिल्कुल सही कर पाएगा। और सभी से चाहूँगा भाई साहब सभी लोग आंसर करिए, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है और शानदार क्वेश्चन है और मज़ा भी आएगा आप लोगों को। ओके बहुत बढ़िया, देखते हैं कितना बच्चा बिल्कुल सही कर पाता है। वेरी गुड साथियों, वेरी गुड। देखिए सभी साथी नोट करिएगा, सभी बंधु, सभी साथी, क्या आंसर होगा, क्या आंसर होगा। तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु आवश्यक दर्पण को जो है कौन सा होता है, तो ये आवश्यक दर्पण आपका अवतल दर्पण होता है। कौन सा दर्पण होता है सर, क्या अवतल दर्पण आप सभी साथियों ने लगाया है क्या, बताइए। सभी लोग जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताना है कि आपने क्या आंसर लगाया है। किसी दर्पण का वास्तविक प्रतिबिंब बनने हेतु आवश्यक दर्पण अवतल दर्पण होता है। और अवतल दर्पण आपने देखा होगा जो आँख नाक कान वाले डॉक्टर होते हैं उनके पास अवतल दर्पण ही होता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, यह भी हमें ध्यान रखना है, यह भी हमें ध्यान रखना है। चलिए देखिए मैंने अभी ही बताया था कि दो दंत चिकित्सक है, आँख नाक कान वाले डॉक्टरों के पास अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अवतल दर्पण का यूज़ और एक बार नोट कीजिएगा, सोलर कुकर में होता है, परावर्तित दूरबीनों में, आपका सर्च लाइटों में, मोटर गाड़ियों के हेडलाइट में, ठीक है। हाँ साइड मिरर में अगर आप लोग लगाते हैं तो भाई साहब वो उत्तल दर्पण होगा, ठीक है, उत्तल लेंस होगा, उत्तल दर्पण होगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं सर जी नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके समक्ष है कि एक वस्तु समतल दर्पण से 0.5 मीटर प्रति सेकेंड की दूरी पर स्थित है। वस्तु एवं जो है प्रतिबिंब के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने का है। क्या कहा है, प्रतिबिंब के बीच की दूरी आपको ज्ञात करने के लिए कहा गया है।
बताइए भाई साहब क्या आंसर हो सकता है, कितना बच्चा सही कर पाएगा? 0.5 मीटर, 1 मीटर, या फिर 0.25 मीटर, या फिर 1.5 मीटर। तो आपको ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि ये मिरर है भाई साहब, ये मिरर है। अरे यहाँ पर जितना दूर बनेगा 0.5, तो उस तरफ भी तो 0.5 बनेगा। अगर आपने रीजनिंग पढ़ा है, अगर आपने फिजिक्स हमसे पढ़ा है, तो बिल्कुल डेफिनेटली कि सर 1 मीटर आंसर लगा पाएंगे, क्योंकि आपको पता है जो समतल दर्पण होता है जितना अपने राइट साइड होता है उतना ही अपने लेफ्ट साइड होता है। तो ये आपका राइट आंसर होगा। क्या ऑप्शन नंबर ए समझ में आया आप लोगों को? अरे भाई साहब ऑप्शन नंबर ए समझ में आया क्या? और आपको ध्यान रखना है कि समतल दर्पण का बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है और वस्तु के आकार के बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे आते सर जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जो है कार के हेडलाइट्स में प्रयुक्त दर्पण है। क्या बोला सर कि कार के हेडलाइट्स में जो है क्या सर जी? ये तो भाई साहब मैंने बता ही चुका है। अरे ये तो मैंने अभी ही बता चुका है कि सर परवलय अवतल दर्पण होगा। क्या आप हाँ अवतल दर्पण होगा। क्या यही आंसर आप सभी के आ रहे हैं क्या कि कार के हेडलाइट में जो दर्पण हम लोग प्रयोग करते हैं परवलय अवतल दर्पण होता है? ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके बहुत बढ़िया, चलिए समझ में आया सर जी, ये कंसेप्ट समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब जल में आंशिक रूप से जो है तिरछी डूबी पेंसिल का डूबा भाग क्या है? तो तली की ओर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। मतलब जो आप अगर पेंसिल पानी में डुबाते हैं या कोई सिक्का भी देखा, आप अगर सिक्का भी पानी में डालते हैं तो ऐसा लगता है कि वो टेढ़ा प्रतीत होता है। तो भाई साहब क्यों होता है? क्या आप लोग बता पाएंगे? अरे इससे रिलेटेड काफ़ी सारे, इससे रिलेटेड 10 आपको फैक्ट बताऊँगा। कितने? 10। आपको मज़ा ही आ जाएगा भाई साहब आज की क्लास में। तो देखिए जल में आंशिक रूप से जो तिरछी डूबी हुई पेंसिल डूबा भाग जो होता है वह आपका जल की सतह की ओर मुड़ी हुई प्रतीत होती है। कैसी प्रतीत होती है सर जी? वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है और जल की ऊपरी सतह की ओर यह क्या होती है? मुड़ी दिखाई देती है। अवतल दर्पण मुख्य कारण जो आपका अपवर्तन का मुख्य कारण प्रकाश के वेग का विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना होता है और द्रव आंशिक डूबी हुई और सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। ये तारों का टिमटिमाना ये सब किसके कारण होता है? अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्या सूर्योदय से पहले सूर्यास्त के बाद इसका टाइमिंग क्या होता है? 4 मिनट होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए कि क्षैतिज के नीचे वास्तविक में डूब जाने के बाद भी सूर्य जो होता है कुछ समय तक दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? इसका रीज़न क्या है? ये आप लोगों से पूछ लिया गया है। क्या सभी साथियों ने वायुमंडलीय अपवर्तन आंसर लगाया? क्या आपका जो है रिफ्रैक्शन आंसर लगाए क्या ऑप्शन नंबर ए आंसर लगाए क्या? ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश अपनी वास्तविक जो है पथ से मुड़ जाता है और प्रकाश आपने देखा होगा, ये प्रकाश आ रहा है और ये हल्का सा मुड़ जाता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा है और आपने 9th 10th में ये बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा है। चलिए सर जी आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि यदि वायुमंडल न हो तो दिन की अवधि कितनी होगी? कम हो जाएगी जो है या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा, बढ़ जाएगी या लगभग आधी रह जाएगी? तो साथियों एक आप सभी के लिए होमवर्क है और कल भी आपको मैं इसी तरीके से बेसिक पढ़ाऊंगा और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि आपका बेसिक भी हो, क्वेश्चन भी हो और सब कुछ हो। अगर क्लास अच्छी लगी होगी तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक के बटन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।